उपसभापति जी, 19 जुलाई 2017 को यानी आज से 8 दिन पहले सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा ने इराक में बंधक 39 भारतीयों के बारे में एक विषय शून्यकाल में उठाया था। श्री प्रमोद तिवारी, श्रीमती अंबिका सोनी, श्री शमशेर सिंह ढुल्लो, श्री दिग्विजय सिंह, श्री के रहमान खान, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री रिपुन बोरा और कुछ अन्य सांसदों ने अपने आप को उनके साथ संबद्ध किया था। मेरे फर्ज का तकाजा है कि इतने संजीदा विषय पर मैं इस सदन में उन प्रश्नों का उत्तर दूं जो बाजवा जी ने उठाए थे। इस समय बाजवा जी यहाँ नहीं हैं, अच्छा होता अगर वो यहाँ होते, लेकिन भाई आनंद शर्मा जी हैं, कांग्रेस के बाकी साथी हैं जो उन्हें बता सकते हैं कि मैंने उनके प्रश्नों का क्या उत्तर दिया है। उपसभापति जी, बाजवा जी उस दिन काफ़ी आक्रोश में थे, इसलिए बहुत प्रहारक भाषा में बोले। कुछ आरोप मुझ पर लगाए, कुछ आरोप सरकार पर लगाए, लेकिन विषय की संजीदगी को देखते हुए मैं कतई आक्रोश में नहीं बोलूँगी, बहुत शालीनता से उनके प्रश्नों का जवाब दूंगी, क्योंकि मेरा उद्देश्य उन पर दोषारोपण करना नहीं है। मेरा उद्देश्य उनका और सदन का संतोषजनक समाधान करना है, क्योंकि बहुत सी बातें जानकारी के अभाव में कही जा रही हैं। उपसभापति जी, उन्होंने पहली बात कही, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस द मिनिस्टर सेड दैट दे आर वेरी मच अलाइव, दे आर इन मोसुल एंड दे वुड इंश्योर दैट एवरीबडी सेफली कम्स आउट। उपसभापति जी, ये बात मैंने ना सदन के बाहर ना सदन के भीतर कभी नहीं कही। 24 नवंबर 2014 को दोनों सदनों में इस पर चर्चा हुई थी और चर्चा मैंने ही प्रारंभ करवाई थी, क्योंकि एक दिन पहले बांग्लादेश के 2 लोगों ने कहा था कि हरजीत मसीह हमें कह रहा है कि वो मारे गए। इसलिए मैं स्वयं सदन में आई थी और स्थिति को स्पष्ट करते हुए जो मैंने कहा था, उस समय बाजवा जी राज्यसभा के सदस्य नहीं थे मगर लोकसभा के सदस्य थे। राज्यसभा में जो मैंने कहा वो उन्होंने नहीं सुना, लेकिन लोकसभा में जो मैंने कहा वो उन्होंने सुना। वो मैंने कल पढ़कर सुनाया था लोकसभा में, क्योंकि दूसरे सदन की कार्रवाई यहाँ पढ़कर नहीं सुनाई जा सकती, इसलिए मैं उनके लिए लिखित में लाई हूँ। मैं दे दूंगी आनंद भाई को, ताकि वो लोकसभा में भी जो मैंने बोला था वो देख लें। अगर वो उसके आधार पर कह रहे हैं तो मैंने वहाँ भी यही बोला था कि राज्यसभा में जो बोला था, सारे साथी बैठे हैं। मैंने कहा था, आज न तो मेरे पास कोई भी ठोस सबूत उनके जिंदा होने का है और ना ही उनके मरने का है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जिस दिन ठोस सबूत के रूप में एक व्यक्ति भी हरजीत की बात की पुष्टि करने वाला मिल गया, एक व्यक्ति भी मिल गया, तो मैं ये कबूल कर लूँगी। अभी हमारे पास दूसरा एक भी व्यक्ति नहीं है जो हरजीत की बात की पुष्टि कर रहा है। उसके बाद मैंने कहा, हरजीत की कहानी के बाद हमारे सामने 2 विकल्प थे। एक विकल्प ये कि हम इसको सत्य मान लें और उनको मृत घोषित कर दें और उनकी तलाश बंद कर दें। दूसरा विकल्प ये था कि उसके बयानों के विरोधाभासों के चलते हम उसके वर्जन को स्वीकार न करें और उनकी तलाश जारी रखें। मुझे लगता है कि बुद्धिमत्ता का भी और सरकार की जिम्मेदारी का भी ये तकाजा था कि उसके बयान को अस्वीकार करते हुए हम उनकी तलाश में लगें, और हमने वही रास्ता अपनाया। उसके बाद मैं सदन को कहती हूँ, अब मुझे ये सदन बताए कि मैं हरजीत की बात को सच मानकर उनकी तलाश छोड़ दूँ, या फिर ये जो 6 सोर्सेज हमें उम्मीद दिखा रहे हैं कि वे मारे नहीं गए, ये तलाश जारी रखूं। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि मैं ये तलाश जारी रखूं, और बुद्धिमत्ता का तकाजा भी यह है कि मैं ये तलाश जारी रखूं। उसके बाद मैं आप सबसे कहती हूँ कि जिस रास्ते में मैं चली हूँ, पहला विकल्प छोड़कर दूसरा विकल्प तलाशने का, तो मुझे ये सदन अनुमति दे। मैंने सदन से परमिशन मांगी थी, केवल सदन को विश्वास में नहीं लिया था। तो मुझे ये सदन अनुमति दे कि मैं उस रास्ते चलूं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करें
कि वे सुरक्षित भी हों और वापस लौट आए। उस समय सब लोगों ने, किसी ने मेज थपथपा के, किसी ने संकेत से, किसी ने सिर हिला के मुझे इसकी अनुमति दी थी। और उसके बाद आप पीठासीन थे, आपने कहा था, मिस्टर डिप्टी चेयरमैन, नाउ लेट अस होप फॉर गुड न्यूज एंड लेट अस प्रे फॉर देम। तो उपसभापति जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा वो जिंदा हैं, मैंने एक बार भी यही न कहा कि मैं इंश्योर करती हूँ उनका सेफ रिटर्न। मैंने तो कहा कि आप प्रार्थना करें कि वो सुरक्षित हों और लौट आएं। और मैंने कहा मेरे पास कोई ठोस सबूत ना उनके जीने का है ना उनके मरने का है। इसलिए बाजवा जी को कह दीजिए कि जो ये उन्होंने कहा कि मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही है, ये पूरी तरह निराधार है। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात कही, आप देखिए कि हुआ क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है। अब कह रही है कि वे मोसुल में नहीं हैं, साथ में एक गांव है 30 किलोमीटर दूर, बदरूस उसका नाम है, वहां उठा कर ले गए। उपसभापति जी, ये बात हमने कभी नहीं कही। सारे सदन को मालूम है कि 9 तारीख को इराक के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि मोसुल ISIS के कब्जे से खाली हो गया है। और सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 10 तारीख को ही, अगले दिन, जनरल VK सिंह को मोसुल एयरबिल भेज दिया। बाजवा जी आ गए हैं, जो कुछ मैं इससे पहले बोल चुकी हूँ वो आनंद जी आपको बता देंगे, लेकिन मैं आपके पृष्ठ 2 पर हूँ, जहाँ आपने ये कहा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कह रही है कि अब उनको बदरूस उठा के ले गए। उपसभापति जी, 2 दिन जनरल साहब एयरबिल रहे, किसी चीज़ का पता नहीं चला, तो वो बगदाद चले गए। वहाँ उनकी इराक के एक बहुत बड़े अधिकारी के साथ बात हुई, जिसने रिपोर्ट दिखा करके, जो अरेबिक में थी, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करके उनको सुनाया। क्या कहा कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार उन लोगों को मोसुल के एयरफील्ड से पकड़ा गया था, कुछ दिन उनको कैद में रखा, फिर उनसे हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का काम करवाया, उसके बाद कुछ दिन उनसे खेती करवाई। 2016 के शुरू में उनको बदरूस ले गए, ये हमारी अंतिम जानकारी है। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं। बदरूस ले जाने की बात वो 2016 के शुरू की कर रहा। ये जो तस्वीर दिखाई जा रही है कि बदरूस जेल ढह गई, ये 3 महीने पहले की बता रहे हैं। 2016 के शुरू का मतलब है 1.25 साल 1.5 साल की बात, पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि उसके बाद हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। और ये बात मैंने तुरंत परिवार वालों को बुलाया, जैसे जनरल VK सिंह का पता लगा कल आ रहे हैं, अगले दिन उनको बुलाया, उनके सामने जस की तस ये बात रखी और फिर जनरल साहब से कहा कि जनरल साहब, चूंकि आपकी बात हुई है, आप डायरेक्टली इनको बता दीजिए। फिर उन्होंने ये बात बताई। 2016 के शुरू में बदरूस प्रिजन में उनको ले गए, उसके बाद से हमारा कोई संपर्क नहीं है, यही हमारी अंतिम जानकारी है। ये इराक के एक बड़े अधिकारी देश के विदेश मंत्री को कह रहे हैं। और उसके बाद मैंने मीडिया को संबोधित करते हुए भी यही कहा कि उन्होंने कहा 2016 के शुरू में उनको बदरूस जेल ले गए, उसके बाद की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। अब एक देश का एक बड़ा अधिकारी दूसरे देश के विदेश मंत्री को कह रहा है, और उसमें बिना कॉमा लगाए, बिना फुल स्टॉप हटाए, जस के तस बात हमने परिवार वालों को भी बता दी, और वही की वही बात बाद में उन्हीं लोगों के सामने मीडिया को भी बता दी। तो हम पर आरोप लगाते हुए बाजवा जी कह रहे हैं, दे आर चेंजिंग द गोल पोस्ट, दिस शोज द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस NDA गवर्नमेंट। हम अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। बाजवा जी, बाकी कोई चीज़ आप कहें या न कहें, लेकिन हम इस अपने लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसके लिए तो केवल ये सदन साक्षी नहीं है, पूरा देश साक्षी है। हर व्यक्ति ये कहता है, रिलीफ फॉर स्ट्रैंडेड पर्सन्स अब्रॉड इज अ 1 ट्वीट अवे, इज जस्ट 1 ट्वीट अवे। मैं पूरे सदन को कहती हूँ, एक भी व्यक्ति मुझे कह दे जो मेरे पास आया हो, उसने बाहर फंसे हुए अपने किसी एक व्यक्ति के लिए मदद मांगी हो और मैंने वो मदद ना की हो। मैं आपको बताऊं सभापति जी, आप तो स्वयं साक्षी हैं, आप कितने पत्र लिखते हैं मुझे, कितनी बार कहते हैं। पिछले 3 वर्षों में
आनंद भाई, हम 80,000 लोगों को लेकर आए हैं, 80,000। और ये 80,000 का आंकड़ा किनका है उपसभापति जी? ये 80,000 का आंकड़ा केवल उनका है जिनको हम अपने पैसों से टिकट देकर लाए। इसमें वो लोग नहीं शामिल जिन्होंने केवल मदद मांगी मगर टिकटें अपनी ली। इसमें वो 1,05,000 लोग नहीं शामिल जो नेपाल से हम निकाल कर लाए। इसमें वो 31,000 लोग नहीं शामिल जिनको सऊदी अरब में हम एमनेस्टी के लिए मदद कर रहे हैं। 80,000 लोग स्ट्रैंडेड। और आप फादर टॉम की बात करते हैं, कितनी बार आपने मुझे लिखा है, हम अपहरणकर्ताओं को भी, हम जो अपहृत लोग हैं, जो एब्डक्टेड लोग हैं, आप जानते हैं फादर प्रेम कुमार को हम लेकर आए, जूडिथ को हम लेकर आए, नाइजीरिया से 2 बार जो एब्डक्टेड सेलर्स थे उनको लेकर आए, सोमालिया से जो एब्डक्टेड सेलर्स थे लेकर आए, सूडान में जो एब्डक्टेड सेलर्स थे उनको लेकर आए। एक फादर टॉम के लिए भी, अभी आपने भी उस दिन मुझे लिखा जब यमन के विदेश मंत्री यहाँ आए तो उनको भी मैंने ये कहा कि सबसे पहला मेरा निवेदन ये कि आप उनको निकालें। तो इसलिए ये कहना कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये सवाल हमसे पूछा जाए और कहा जाए ये क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट का सवाल है। कम से कम इस सरकार की विश्वसनीयता पर भारतीय लोगों की सुरक्षा को लेकर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, ये मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ। उसके बाद एक और बात जो उन्होंने कही, उन्होंने अंत में कहा, पहले तो ये कहा कि हमारे, आप जवाब दीजिए कि हमारे नौजवान बच्चे कहाँ हैं, या रखिए माफ़ी मांगिए कि हमारे से गलती हुई, वे नौजवान नहीं रहे। बाजवा जी ने किस बात की माफ़ी मांगी? आप किसकी माफ़ी मंगवा रहे हैं कि मैंने उनको डेड डिक्लेयर नहीं किया, मैं इस बात की माफ़ी मांगूं? आप यही कह रहे हैं ना, माफ़ी मांगिए और कहिए कि वो नौजवान नहीं रहे। उपसभापति जी, मैं इस सदन के फर्श पर खड़े होकर कहना चाहती हूँ, माफ़ी मांगने की बजाय मैं दोहराना चाहूँगी कि जब तक मेरे पास कोई सबूत उनके मारे जाने का नहीं है, मैं उन्हें डेड डिक्लेयर नहीं करूँगी, मैं उनको मृत घोषित नहीं करूँगी। उपसभापति जी, बिना सबूत के किसी को मारा जाना कह देना, वो मर गया ये कह देना, ये व्यक्तिगत तौर पर पाप है और सरकार के लिए गैर जिम्मेदाराना है। इसलिए ना तो मैं गैर जिम्मेदाराना काम करूंगी और ना मैं पाप करूंगी। लेकिन मैं बाजवा जी से कहना चाहूंगी, अगर वो कन्विंस्ड हैं अपनी आत्मा से कि वो लोग मारे गए, मैं गलत बयानी कर रही हूँ, मैं झूठी दिलासा दे रही हूँ, तो आप स्वतंत्र हैं। आप परिवार के लोगों को इकट्ठा करिए, कह दीजिए कि सुषमा स्वराज पे भरोसा मत करो, वो आपको गलत दिशा दिखा रही हैं, बेवजह की तसल्ली दे रही हैं, आप अरदासा करो और आगे बढ़ो। अब ये उन परिवार वालों पर है, वो माने या न माने। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, और केवल बाजवा जी नहीं, एक बार मुझे बोल लेने दीजिए, एक के बाजवा जी अकेले नहीं, कोई नेता, कोई सांसद, कोई पत्रकार, कोई मीडिया कर्मी अगर ये मानता है और कन्विंस है कि वो मार दिए गए, तो अपनी जिम्मेदारी पर ये बात उन्हें कह दे, मैं नहीं कहूँगी। और अगर वो परिवार वाले भी ये मानते हैं कि मैं उन्हें झूठी दिलासा दे रही हूँ, मैं गलत बयानी कर रही हूँ, हमारे बच्चे मारे गए, तो वो भी स्वतंत्र हैं अरदासा करने के लिए। लेकिन अगर कल को कोई उनमें से जीवित निकल आया तो कहने वाले की जिम्मेदारी होगी, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। पर मैं एक बात यहाँ कह दूँ, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मैं मिसलीड कर रही हूँ, ये भी इन्होंने एंड में कहा, मेरी ये गुजारिश है कि ऐसे मत बैठिए, देश को मिसलीड मत कीजिए, पार्लियामेंट को मिसलीड मत कीजिए, सारे देश की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर फॉरेन मिनिस्टर ऐसा करेंगी तो कौन आदमी ऐसी सरकार पर यकीन करेगा, ये मेरा कहना। पहली बात तो आपने कहा ऐसे मत बैठिए, हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे हैं बाजवा जी। उपसभापति जी, सारे के सारे वो देश जो हमारी मदद कर सकते थे उनसे हमने मदद मांगी है। मैंने अभी कहा 9 तारीख को इराक के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोसुल खाली हो गया और 10 तारीख को जनरल वीके सिंह पहुंच जाते हैं। क्या हम खाली बैठे? ऐसे मत बैठिए, हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे। दूसरा, आप कह रहे हैं कि मिसलीड मत करिए। मैं बहुत विनम्रता से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि मैं मिसलीड क्यों करूंगी? मुझे इतना बता दीजिए कि मैं मिसलीड क्यों करूंगी, क्या लाभ है?
क्योंकि पार्लियामेंट में खड़े होकर मिसलीड करना एक अपराध है। वो अपराध कोई करे इस कारण से कि उसका कोई लाभ होगा, उसकी सरकार का कोई लाभ होगा, मुझे बता दीजिए ना, मुझे क्या लाभ मिलेगा मिसलीड करके, मेरी सरकार को क्या लाभ मिलेगा मिसलीड करके। इसलिए मैं मिसलीड नहीं कर रही हूं। एक बात कहकर बैठ जाऊंगी कि जिस दिन एक भी सबूत मिल गया, पक्का सबूत अगर एक बार मिल गया, तो बिना देरी किए अगर संसद का सत्र चल रहा होगा तो चेयर से अनुमति मांगकर कार्रवाई रुकवाकर यहां जानकारी दे दूंगी। सत्र नहीं चल रहा होगा तो 10 मिनट के अंदर ट्विटर पर सारे देश को जानकारी दे दूंगी। और अगर उनके परिवार वाले स्वयं उन्होंने फोन नहीं किया, अपने यहां से फोन करवा के उनको बुला लूंगी। अगर अच्छी खबर हुई उनकी खुशी में शामिल हो जाऊंगी, बुरी खबर हुई उनके दुख में शिरकत करूंगी, लेकिन इस सबूत के बिना मैं उनको डेड डिक्लेयर नहीं करूंगी। ये दोबारा दोहराते हुए मैं अपनी बात समाप्त